दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों अधिकारियों के टीए यानी कि ट्रैवल अलाउंसेस, जिसको यात्रा भत्ता कहते हैं, और डीए यानी कि ये आपके दैनिक भत्ता, डेली अलाउंस, उसके आदेश को जारी कर दिया गया है। उसी को हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इस पूरे मामले को आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़ का यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, टीए डीए के संबंध में कल 13 मई 2024 को वित्त विभाग से आदेश जारी किया गया है। जारी इस आदेश में वित्त विभाग ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश दिया है। इस आदेश को पूर्व के इन आदेशों के संदर्भ के तहत इसको जारी किया गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले एक बात स्पष्ट कर दूं, चूंकि आदेश काफी 11-12 पेज का है, इसलिए संक्षिप्त में बताते चलूंगा, क्योंकि इसको अगर विस्तार पूर्वक एकदम डिटेल से बताने लगा तो वीडियो कई घंटों का लंबा हो जाएगा, आप लोगों का बहुत ज्यादा समय जा सकता है। इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, मैं संक्षिप्त में बताते चलूंगा। दोस्तों, इस आदेश में सबसे पहले बिंदु पर कहा गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ता यानी कि टीए और दैनिक भत्ता यानी कि डीए की दरें इन संदर्भित ज्ञापनों द्वारा निर्धारित किया गया है। इसको मैंने पहले ही आपको बताया। इसी में संशोधित करके नई दरें निर्धारित किया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं, यात्रा भत्ता को अलग अलग 5 श्रेणियों में बांटा गया है। ए, बी, सी, डी और ई, इन 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसके बाद आगे दूसरे बिंदु पर पूरक नियम 20C के अनुसार रेल के माध्यम से किए जाने वाली यात्रा के पात्रता के संबंध में ए, बी, सी, डी और ई 5 कैटेगरी में बताया गया है। इसके बाद आगे तीसरे बिंदु पर हवाई यात्रा के पात्रता के संबंध में बताया गया है। इसमें ए बिंदु पर कहा गया है कि HAG यानी कि हाई लेवल के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनको देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए एग्जीक्यूटिव क्लास से यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। इसके बाद जो अधिकारी लेवल 14 या उससे अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उन अधिकारियों को देश के अंदर इकोनॉमी क्लास से यात्रा करने की पात्रता होगी। इसके बाद सी बिंदु पर कहा गया है कि ऊपर जो बी बिंदु से कम वेतन पाने वाले सभी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को देश के अंदर विमान की इकोनॉमी क्लास से यात्रा करने की पात्रता होगी। इसके बाद आगे चौथे बिंदु पर कहा गया है कि लेवल 12 या फिर उससे अधिक वेतन पाने वाले अधिकारी, लेकिन लेवल 14 से कम वेतन आहरण करने वाले अधिकारी भी प्रशासनिक विभाग के पूर्व अनुमति से इकोनॉमी क्लास में यात्रा की इनको पात्रता होगी। इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसी स्वीकृति से पहले विभाग यह सुनिश्चित कर ले कि प्रस्तावित यात्रा बहुत जरूरी है और नियम अनुसार राज्य से बाहर की यात्रा के लिए प्रशासनिक विभाग की सहमति प्राप्त कर लिया गया है। इसमें नीचे टिप में यह भी कहा गया है कि भारत सरकार के द्वारा देश के अंदर किसी शहर में अगर कोई मीटिंग रखी जाती है और उसकी सूचना पर्याप्त समय की पूर्व प्राप्त न होने की स्थिति में इन बैठकों में जिन लेवल के अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है, उसी स्तर के अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है, या फिर किसी विशेष परिस्थिति में केवल उससे एक स्तर के कम के ऐसे अधिकारियों को भी बैठक में शामिल होने की अनुमति दी जाए जिनका वेतन लेवल 12 ग्रेड पे 5400 है या उससे कम नहीं हो, तथा जिनकी बैठक में उपस्थिति बहुत जरूरी हो या शासन के हित में उन्हें जो है वो उन्हीं को ये इमरजेंसी में इसकी पात्रता होगी कहा गया है। इसके बाद आगे 5वें बिंदु पर कहा गया है कि अगर राजस्व और न्यायालय की कोई जरूरी काम के आधार पर नई दिल्ली की हवाई यात्रा के प्रकरणों में संभागीय आयुक्त यानी कि डिविजनल कमिश्नर और जिला कलेक्टर के द्वारा उनकी स्थापना में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को परमिशन देने के लिए प्रशासकीय विभाग यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को जो अधिकार प्राप्त है उसका वो उपयोग किया जा सकेगा कहा गया है। इसके बाद 6वें बिंदु पर कहा गया है कि हवाई यात्रा की पात्रता की श्रेणी के अतिरिक्त यदि कोई अन्य अधिकारी या फिर कर्मचारी जिनके द्वारा बहुत जरूरी कारणों की वजह से हवाई यात्रा किया जाता है तो उनकी स्वीकृति के लिए उनका प्रकरण वित्त विभाग को भेजे जाएंगे, जहां पर गुण दोष के आधार पर वित्त विभाग द्वारा फिर उसकी स्वीकृति दिया जाएगा। इसके बाद आगे 7वें बिंदु पर कहा गया है कि छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियमों के पूरक नियम 22 के अनुसार लोक वाहन यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के द्वारा सड़क यात्रा के पात्रता के लिए यहां पर ए, बी, सी, डी और ई 5 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। सरकारी कर्मचारियों को जरूरत के हिसाब से एयर फ्रेंडली बस से लेकर डिलक्स बस और फास्ट पैसेंजर और सुपर एक्सप्रेस बस यात्रा की भी पात्रता होगी। इसके बाद आगे 8वें बिंदु पर छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियमों के पूरक नियम 25 के अनुसार मिल भत्ता यानी कि दूरी के भत्ता की दरों को निर्धारित किया गया है। इसमें ए, बी, सी श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को अलग अलग श्रेणी में खुद के कार या फिर किसी टैक्सी में यात्रा करने पर उनके लिए दूरी के हिसाब से रेट फिक्स किया गया है। इसके बाद 90 बिंदु पर आगे छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियम के पूरक नियम 32 के अनुसार
दैनिक भत्ता के स्थान पर, नगर श्रेणी के स्थान पर दैनिक भत्ता, आवास भत्ता और स्थानीय परिवहन के लिए अलग अलग दर को निर्धारित किया गया है। इसमें दो अलग अलग चार्ट बनाया गया है। इस चार्ट में यहाँ पर बताया गया है कि राज्य के अंदर एक शहर से दूसरे शहर पर सरकारी काम से जाने पर ABCDE इन पांचों श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को कितना कितना दैनिक भत्ता, आवास भत्ता, जिसने प्रतिदिन होटल खर्चा भी जुड़ा हुआ है, इसके अलावा स्थानीय परिवहन खर्चों की सूची बनाई गई है। इसके बाद इसके नीचे राज्य के बाहर सरकारी कार्य से यात्रा करने पर कितना कितना भत्ता मिलेगा, इसके बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया है। दोस्तों, इसमें नीचे टिप में यह भी बताया गया है कि राज्य के अधिकारियों कर्मचारियों के दिल्ली जाने पर उसके खर्चों के क्लेम करने के लिए छत्तीसगढ़ भवन और छत्तीसगढ़ सदन में आवास की व्यवस्था न होने का प्रमाण पत्र आवासीय आयुक्त कार्यालय यानी कि रेजिडेंशियल कमिश्नर ऑफिस से प्रमाण पत्र को प्राप्त करना होगा। दोस्तों, इसके बाद आगे विशेष विराम भत्ता यानी कि स्पेशल ब्रेक अलाउंस के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया है। दोस्तों, यहां पर कहा गया है कि छत्तीसगढ़ यात्रा भत्ता नियम के पूरक नियम 55A के अंतर्गत राज्य के बाहर की यात्रा के लिए विशेष विराम भत्ता की पात्रता आधा दैनिक भत्ता के स्थान पर एक दैनिक भत्ता की पात्रता होगी कहा गया है। दोस्तों, इस पर टिप करके विशेष विराम भत्ता में कुल 10-12 बिंदु अलग से इस पर नियम बताए गए हैं कि किस किस कंडीशन में आपको इसका लाभ मिलेगा और किस किस कंडीशन में आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा, उसे भी आप संक्षिप्त में थोड़ा समझ लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले बिंदु पर कहा गया है कि नगरों का श्रेणीकरण भारत सरकार के 7 जुलाई 2017 के ज्ञापन के आधार पर तय किया गया है। इसके बाद दूसरे बिंदु पर कहा गया है कि राज्य के अंदर में यात्रा करने पर अगर रुकने के लिए सरकारी या फिर अर्ध सरकारी सर्किट हाउस या रेस्ट हाउस या गेस्ट हाउस उपलब्ध न होने की स्थिति में निवास के लिए विशेष विराम भत्ता दिया जाएगा। तीसरे बिंदु पर कहा गया है कि होटल खर्चों की सीमा एक लिमिट में रखते हुए इसमें सभी प्रकार के टैक्स को शामिल किया जाएगा और होटल में रुकने पर होटल किराया और स्थानीय यात्राओं के लिए माइलेज कितनी है उन सभी की रसीद को यात्रा देयक यानी कि ट्रैवल बिल के साथ प्रस्तुत करना जरूरी होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि माइलेज की पात्रता सिर्फ उसी डेट के लिए होगी जिस डेट में सरकारी कर्मचारियों के द्वारा उस स्थान पर सरकारी काम को पूरा किया जाएगा। उसकी अवधि 6 घंटे से कम न हो कहा गया है और सरकारी वाहन का उपयोग न किया गया हो तभी इसका लाभ आपको मिलेगा। इसके बाद आगे चौथे नंबर पर कहा गया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने ठहरने की व्यवस्था खुद करता है, यानी कि मान लीजिए कोई कर्मचारी अपने रिश्तेदार या जान पहचान वाले के यहाँ रुकता है तो उस कंडीशन में उसको विशेष विराम भत्ता की पात्रता नहीं होगी। लेकिन यदि वो कर्मचारी किसी दिन स्थानीय यात्रा के लिए किराए के वाहन का उपयोग करता है और वो सरकारी वाहनों का उपयोग भी नहीं करता है तो उसको नियम के तहत वाहन किराए की पात्रता होगी। इसके बाद 5वें नंबर पर कहा गया है कि मुख्यालय भत्ता और विशेष विराम भत्ता की पात्रता संशोधित दैनिक भत्ता के अनुसार होगा और इसके लिए अन्य नियम और शर्तें पूर्व की भांति ही लागू रहेंगी। इसके बाद 6वें बिंदु पर कहा गया है कि दिल्ली यात्रा के दौरान फर्स्ट क्लास के सीनियर अधिकारियों को आवासीय आयुक्त छत्तीसगढ़ भवन और नई दिल्ली के द्वारा वाहन सुविधा का इंतजाम किया जाएगा। इसमें ए श्रेणी में शामिल अधिकारियों को हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन से छत्तीसगढ़ भवन और छत्तीसगढ़ सदन आने के लिए टैक्सी का इंतजाम भी वाहन भत्ता में शामिल करना होगा। इन अधिकारियों को यह भी ऑप्शन होगा कि वे सरकारी वाहन सुविधा का उपयोग न करते हुए नियम अनुसार माइलेज को प्राप्त करेंगे। इसके बाद 7वें बिंदु पर कहा गया है कि अगर सरकारी कर्मचारी किसी बड़े सिटी में महानगर में सिर्फ ट्रांजिट के लिए रुकता है और उस यात्रा में अपने परिवहन का उपयोग हवाई जहाज के स्थान पर रेल या फिर बस या फिर इसके उल्टा टर्न करता है तो एयरपोर्ट से बस या फिर रेलवे स्टेशन तक की दूरी के लिए पूरक नियम 23 के अनुसार स्थानीय परिवहन पर एक्चुअल में किए गए खर्चों में क्लेम करने की पात्रता होगी कहा गया है और यह पात्रता श्रेणी ए में शामिल अधिकारियों को दोनों स्थानों के लिए यानी कि एयरपोर्ट और बस या फिर रेलवे स्टेशन के बीच के टैक्सी किराए की लिमिट और अन्य सरकारी कर्मचारियों के मामले में जो छोटे छोटे रैंक के कर्मचारी होंगे उनके मामलों में ऑटो रिक्शा किराए की सीमा तक ही होगी। इसमें आगे यह भी कहा गया है कि इसके लिए दावा पावती यानी कि क्लेम नॉलेजमेंट के द्वारा सपोर्टेड होना जरूरी नहीं है कहा गया है। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसे स्थानीय यात्राओं के लिए सरकारी कर्मचारियों को यह भी ऑप्शन होगा कि वो या तो पूरक नियम 23 के अनुसार या फिर इस ज्ञापन के अनुसार माइलेज को प्राप्त करेंगे।
तो दोस्तों इस विशेष यात्रा भत्ता के सभी नियम समाप्त तो हुए। अब इस आदेश के जो मुख्य 10वें नंबर के बिंदु है, जिस पर सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर होने पर एक जगह से दूसरे जगह जाने पर किए जाने वाले खर्चे, जैसे कि ट्रांसफर पर सामान बांधने, खोलने, लादने, उतारने तथा अन्य जरूरी खर्चों की क्लेम के लिए निर्धारित ट्रांसफर अनुदान और खुद के निजी सामान के लिए परिवहन के दरों के बारे में आगे दो अलग अलग चार्ट में बताया गया है। दोस्तों सबसे पहले इस चार्ट में ट्रांसफर अनुदान के लिए ए से लेकर ई तक पांचों श्रेणी के कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर अनुदान राशि कितनी कितनी होगी, इसके बारे में विस्तारपूर्वक यहाँ पर बताया गया है। इसके नीचे में यहाँ पर खुद के निजी सामान के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से श्रेणी के कर्मचारियों को सड़क मार्ग से कितने किलोमीटर तक की कितनी राशि मिलेगी और रेल मार्ग से कितने किलो तक के सामान के लिए कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा, इसके बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया है। इसके नीचे में यहाँ पर टिप में 2 बिंदु पर कुछ जरूरी जानकारी भी दी गई है। पहले बिंदु पर कहा गया है कि अगर राज्य के बाहर किसी सरकारी कर्मचारी की ट्रांसफर होती है तो उसको निजी सामान की पात्रता के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के समान राशि मिलेगी, क्योंकि उसकी राज्य से बाहर ट्रांसफर हो रही है इसलिए। दूसरे बिंदु पर कहा गया है कि ऐसे कोई अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी जिसकी राज्य से बाहर प्रतिनियुक्ति समाप्त होने के बाद राज्य के अंदर फिर से पोस्टिंग हो रही है तो उनको भी केंद्रीय अधिकारियों के समान स्थानांतरण यात्रा भत्ता की पात्रता होगी। इसके बाद दोस्तों आगे 11वें बिंदु पर कहा गया है कि ये सभी दरें आदेश जारी होने डेढ़ से या उसके बाद से किए गए यात्रा या फिर निजी सामान के परिवहन पर ही लागू होगी। यानी कि 13 मई के पहले किए गए यात्रा या फिर निजी सामान के परिवहन पर यह आदेश लागू नहीं होगा, उसका भुगतान पुराने आदेश के हिसाब से किया जाएगा और कल से जितने भी इधर यात्राएं होंगी उसका भुगतान इस आदेश के नियम के तहत होगा। इसके बाद 12वें बिंदु पर कहा गया है कि इसका लाभ देने से पहले यह भी सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि यात्रा सक्षम स्वीकृति यानी कि ट्रैवल इनेबल्ड के अप्रूवल के बाद खर्चे कम हो, इसका विशेष रूप से ध्यान देते हुए इसी चालू वित्तीय वर्ष के बजट से ही हो और बजट से ज्यादा ना हो खर्चा कहा गया है, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखने के लिए कहा गया है। इसके बाद दोस्तों आगे यात्रा भत्ता की गणना के लिए भारत के 35 राज्यों के कौन कौन से शहरों को एक्स कैटेगरी में रखा गया है और किन किन शहरों को वाई कैटेगरी में रखा गया है उसके बारे में पूरा सूची जारी किया गया है। इसमें आप हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को देखेंगे तो इसमें केवल 2 शहर दुर्ग, भिलाई नगर और रायपुर सिटी को इसमें जो है वो शामिल किया गया है, वो भी वाई कैटेगरी में शामिल किया गया है। इसमें आप सभी राज्यों का देख सकते हैं बारी बारी से। दोस्तों इस आदेश के नीचे टिप में कहा गया है कि ऐसे स्थान जो एक्स और वाई श्रेणी के रूप में स्वीकृत नहीं किया गया है उन स्थानों को जेड श्रेणी में शामिल माना जाएगा। यानी कि इस लिस्ट में सिर्फ एक्स और वाई कैटेगरी के बारे में बताया गया है, बहुत सारे सिटी जेड श्रेणी में भी आएंगे। तो दोस्तों ये है छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए जारी किए गए टीए और डीए आदेश का पूरा विश्लेषण। इसमें मैं अंत में एक बात और आप लोगों को बता दूं कि इस आदेश को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको एक बात पता चलेगा कि जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं उनको ज़्यादा सुविधा दिया गया है और जो नीचे रैंक के जो कर्मचारी हैं या नीचे रैंक के जो अधिकारी हैं उनको इन सभी सुविधाओं का जो है वो कम रूप से लाभ दिया जाएगा। और कौन कौन से विभाग के कौन कौन से कर्मचारियों को अधिकारियों को इसका क्या क्या लाभ मिलेगा, एक बार आप अपने विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं या आपके जो हेड ऑफिसर हैं उनसे आप एक बार जरूर डिस्कस कीजिएगा यात्रा करने से पहले। उन लोगों के पास पूरा लिस्ट रहेगा, वो लोग आप लोगों को और डिटेल से बताएंगे ताकि आप लोगों को कहीं पर कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं इस आदेश के आधार पर आप लोगों को जो भी इस आदेश में है उसको बताने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी आप जब भी यात्रा करेंगे, सरकारी यात्रा, सरकारी काम से अगर आप बाहर जाएंगे तो एक बार आप अपने विभाग के प्रमुखों से जो अधिकारी लेवल के हैं, जो उसके जो बाबू लोग हैं, उनसे आप एक बार जरूर कांटेक्ट कीजिएगा और उनसे एक बार अच्छे से आप सलाह मशवरा जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को बीच में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई आप लोगों को दुविधा ना हो, कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा दोस्तों आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि इसके साथ साथ कल 13 मई 2024 को वित्त विभाग ने सरकारी वाहनों की पात्रता और उसकी खरीदी बिक्री के लिए भी 4 पेज का एक आदेश जारी किया है। इसमें एक एक करके विस्तारपूर्वक बिंदुवार बताया गया है कि कौन कौन से अधिकारियों और कार्यालयों के लिए किस किस प्रकार की वाहनों की खरीद बिक्री करना है, इसके बारे में इस आदेश में डिटेल से बताया गया है बिंदुवार। दोस्तों चूंकि ये वीडियो पहले से ही काफी लंबा हो चुका है इसलिए इस वाहन पात्रता और वाहन खरीदी वाले आदेश को बताकर आप लोगों का और ज्यादा समय जाया नहीं करना चाहता। इस वीडियो के अंदर बताया गया सभी आदेश निर्देश का जो पूरा पीडीएफ है उसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बकायदा अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो आप वहां से डाउनलोड करके आप बारीकी से सभी आदेशों का आप अच्छे से इत्मीनान से अध्ययन कर सकते हैं।
और इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, या फिर आपके कोई सवाल हैं तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी कर्मचारी जगत से जुड़ी इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।